काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द गिवन कंपाउंड, इन द गिवन कंपाउंड। सर देखना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ही बोलता हूं कि बता बेटा मुझे, मेरे पास क्या 1 मोल हीलियम है। कितना मोल? 1 मोल। पहले 1 मोल छोड़ो, फिर सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो मेरे पास 1 एटम हीलियम का है। अब मुझे ये बताओ 1 एटम हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अरे हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होंगे ना भाई। और प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2। तो कोई मुझसे पूछे कि 1 एटम हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 होंगे। प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2। मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 2 एटम हीलियम के हैं, अब बताओ भाई तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैं बोलूंगा 4 हो जाएंगे। और प्रोटॉन्स भी 4 और न्यूट्रॉन्स भी 4। ऐसा चलेगा? तो एक जनरलाइज कर सकता हूं बेटा यहां से मैं। एक को चीज समझना, एक को टर्म्स अपन देखेंगे यहाँ पर, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं अपन लोग? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, जो भी आएगा दैट इज द न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियॉन। तो यहाँ न्यूक्लियॉन्स के नंबर अगर आपसे पूछे कि बताओ 1 एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? 4। 2 एटम में 8 हो जाएंगे। ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये समझ में आता है ना बेटा कि सर जितने भी हीलियम के एटम्स होंगे ना भाई, उससे डबल क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। उससे डबल क्या होंगे? न्यूट्रॉन। और उससे डबल क्या होंगे? प्रोटॉन। ये तो है। अगर मान लो मैं पूछता हूँ 100 एटम हीलियम के हैं, तो बताओ 100 एटम हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 100 एटम हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? डबल ही तो करना भाई। जितने भी एटम हीलियम के होंगे उसका डबल कर दो सर। डबल तो 100 का डबल कितना होगा? 200। तो अपन बोलेंगे भाई हीलियम के 100 एटम में 200 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स भी कितने होंगे यहाँ पर? 200 ही होंगे। और न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे यहाँ पर? 200। सब 200 200 हो जाएंगे। समझ आई? अब आओ इधर। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 मोल हीलियम है, तो बताओ 1 मोल हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 मोल। डबल ही तो करना है। अरे मोल भी तो नंबर ही है, मोल को नई चीज थोड़ी ना भाई। तो 1 मोल अगर हीलियम होगा तो 2 मोल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी से 2 ही मोल होंगे। और न्यूट्रॉन भी 2 मोल। और न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? न्यूक्लियॉन्स तो न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे सर 4 मोल। कहने का मतलब, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो आपका तरीका क्या रहेगा भाई कि सर हीलियम के मोल निकाल लो। सबसे पहले ये पता किया करो कि भाई एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब हीलियम के जितने भी मोल्स आएंगे उससे क्या कर देंगे अपन लोग? डबल कर देंगे। अगर हीलियम के 10 मोल होते तो 20 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाते। 1.5 मोल हीलियम होगा तो 1.5 का दुगना करना ना भाई। 1.5 का दुगना कितना होता है? 3 होता है ना भाई। ठीक है। तो अगर 1.5 मोल आपके पास हीलियम होंगे तो 3 मोल आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है? डबल। उसी तरीके से प्रोटॉन भी पता कर सकते, उसी तरीके से न्यूट्रॉन्स भी पता कर सकते, और उसी तरीके से न्यूक्लियॉन्स भी पता कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। इतना उतारो, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन है, और आपसे पूछा गया कि 16 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मीथेन के क्या निकाल लो? मोल निकालो। और मास दे रखा, मास से मोल निकालना हमें आता ही है भाई। तो मोल इज टू क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 16। और मोलर मास कितना होगा CH4 का? 16 ही होगा, क्योंकि कार्बन का कितना होता है बेटा? 12 होगा। 4H का 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16/16 कितना हो गया भाई? ये 1 मोल आ गया। अब 1 मोल किसका है भाई? ये CH4 का 1 मोल। चाहो तो नीचे लगा लो। तो CH4 का आ गया 1 मोल। अब CH4 का 1 मोल तो आ गया, लेकिन मुझे तो क्या निकालना भाई? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालना। तो पहले ये पता कर लेते हैं बेटा कि CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ठीक है सर, मुझे एक मॉलिक्यूल का पता करना, तो अपने उसके लिए क्या कर लेते हैं भाई? पहले ये पता कर लो कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो बोलूंगा सर एक तो कार्बन है और 4 क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन है। और फिर मुझे पता है कि एक कार्बन में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन में? 6 होंगे। हाइड्रोजन में
सब में कितने कितने होंगे भाई, 1 1 1 होंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक CH4 में, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक CH4 में आ गया सर 10 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ भाई क्या निकालना मुझे, मोल्स निकालने, किसके मोल्स निकालने, इलेक्ट्रॉन के। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एक में कितने बेटा 10 इंटू मोल्स ऑफ CH4। तो मोल्स ऑफ CH4 चलो फॉर्मूला लिख देता पहले तो मैं, और यहाँ मोल्स ऑफ CH4 कितना निकल के आया अपने पास, 1 आया। तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा बताइए 10। तो इसका मतलब 16 ग्राम मीथेन में 10 मोल होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। उसी तरह मान लो मुझे मोल्स ऑफ प्रोटॉन निकालने हो, मोल्स ऑफ प्रोटॉन, तो ठीक है सर उसके लिए भी प्रोटॉन के नंबर निकाल लेते हैं सर। तो बताओ कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे भाई, 6। हाइड्रोजन में सब में 1 1 1 होंगे। तो प्रोटॉन भी कितने आने वाले बेटा यहाँ पर, 10 ही आएंगे सर। तो फिर 10 ही आएंगे तो अपन क्या करने वाले हैं भाई, एक CH4 में कितने प्रोटॉन है, 10 इंटू CH4 के कितने मोल से 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 मोल। समझ आई। प्रोटॉन्स के भी कितने मोल हो जाएंगे यहाँ पर 10 मोल। अब पूछा न्यूट्रॉन्स के मोल बताओ सर, ठीक है सर। तो पहले न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं भाई। सी में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है सर, सब 0 0। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 ही होंगे न्यूट्रॉन। तो 6 ही होंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर CH4 मॉलिक्यूल। तो पर CH4 मॉलिक्यूल्स कितने न्यूट्रॉन है सर, 6 है, इंटू मोल्स ऑफ CH4 जो कि कितना है 1 है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 6 मोल आ जाएगा। ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछेगा कि भाई आपको न्यूक्लियॉन्स के नंबर निकालने या न्यूक्लियॉन्स के मोल्स निकालो। न्यूक्लियॉन्स के कैसे निकालेंगे भाई, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होगा भाई, उससे पहले एक और बात समझ लो। ये तो मोल्स निकाले, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर बताओ इलेक्ट्रॉन्स के, तो नंबर कैसे निकालेंगे भाई, मोल से। और मोल मुझे पता चलेगा कि कितने मोल है यहाँ पर, 10 मोल इलेक्ट्रॉन है। अब मोल से नंबर कैसे निकालना होता है, तो कुछ नहीं करना, मोल हटाकर Na लगा दो। तो सीधा अगर मुझे मोल निकालना होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, 10 Na। कितने Na, 10 Na। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर भी 10 Na, और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कितने 6 Na। अब ये Na की टर्म्स में आपको वैल्यू की टर्म्स में निकालना हो तो Na की जगह फिर कितना पुट कर दो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर में मिल जाएगा। जब तक ना पूछे तब तो Na की फॉर्म में अपन लोग निकालेंगे। अब आ जाओ न्यूक्लियॉन्स पर। तो न्यूक्लियॉन्स मुझे पता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं सर, व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन है यहाँ पर, प्रोटॉन 10, न्यूट्रॉन कितने बेटा, कितने हो गए टोटल, ये 16। तो न्यूक्लियॉन्स जब निकालने तो मोल्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, पहले न्यूक्लियॉन्स के मोल्स निकाल लेते हैं। क्या होगा भाई, तो पर एटम कितने न्यूक्लियॉन्स है भैया, पर मॉलिक्यूल कितने न्यूक्लियॉन्स है 16। तो पर मॉलिक्यूल जितने हो वो रखो, इनटू कितने मोल्स है यहाँ पर अपने पास CH4 का 1 मोल। तो कितना हो जाएगा भैया 16 मोल। अगर मोल में पूछे तो मोल, नंबर में पूछे तो 16 Na। ऐसा समझ में कर लो कैसे क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपन लोगों को ना भाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स वगैरह के नंबर भी पूछता है वो, कि इसके नंबर निकाल। तो इस तरीके से अपन लोग नंबर निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, लिखते जाना मैं साथ ही साथ में ना भी, मैं अलग से टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को, तो जो भी लिखना हो साथ ही साथ में आप लोग लिख लेना। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन लिखो। अब मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो पता चल गया बेटा, मैं चार्ज भी निकालना चाहूंगा। तो या तो हेडिंग लगा लो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। सीधा क्वेश्चन से कहानी स्टार्ट करेंगे। आपसे पूछा गया कि फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फाइंड द फाइंड द चार्ज in coulombs, find the charge in coulombs present on 27 gram of aluminium 3 plus। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम 3 प्लस है, तो बताओ इस पे चार्ज कितना होगा कुलाम्स में। पहले एक बात समझ लो, उसके बाद फिर आगे और बात करेंगे अपन लोग। अब पहले मुझे ये बता दो बेटा कि एल्यूमिनियम 3 प्लस का क्या मतलब है, या एल्यूमिनियम 3 प्लस पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, +3 या 3, 3 क्या, 3 चार्ज है, वैल्यू कितनी कुलाम्स में अगर बात करें तो कितना चार्ज होगा बेटा,
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये +3 तो आपने बता दिया कि वे 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये जो चार्ज यहाँ पर क्रिएट हुआ, इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? 3e। क्योंकि भाई एक +1 का मतलब कि बेटा +1 तो बस ये सिग्निफाई कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। एक +1 का चार्ज में अगर कुलाम्स में बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? 1e होगा ना भाई। और e का मतलब तो पता है अपन को 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स। तो ये ध्यान रखना कि अगर +3 का चार्ज है तो इसका मतलब ये जो चार्ज की वैल्यू है ना बेटा वो होगी 3e के बराबर। और जहाँ e का मतलब क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसका मतलब क्या समझ में आता है मुझे कि सर एक एल्यूमिनियम +3 पे कितना चार्ज है बेटा? 3e के बराबर चार्ज है। एक एल्यूमिनियम +3 पे कितना चार्ज है? 3e के बराबर चार्ज। तो मुझे कितने पे चार्ज निकालना बेटा? 27 ग्राम पे निकालना। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं भाई, मोल निकाल लो। तो अपन लोग मोल निकाल लेते हैं पहले। तो एल्यूमिनियम 3+ का कितना मोल आएगा? एल्यूमिनियम 3+ का मास अपॉन मोलर मास। मास कितना होगा? 27 गिवन है। मोलर मास कितना होगा? 27 ही होगा। समझ गए? तो कितना मोल आ गया सर? ये 1 मोल। तो 1 मोल तो अपने पास एल्यूमिनियम +3 है। अब 1 मोल अगर मेरे पास एल्यूमिनियम +3 है तो बताओ चार्ज कितना होगा सर? तो मुझे चार्ज फाइंड करना। चार्ज, अब चार्ज कितना होगा भाई? तो मुझे ये पता कि एक बंदे पे कितना चार्ज है बेटा? 3e। एक बंदा अगर होगा तो उस पर चार्ज होगा 3e। और ये कितने बंदे हैं? कितने बंदे हैं भाई? 1 मोल। तो 3e एक बंदे पे चार्ज होगा। 1 मोल पे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? इंटू 1 मोल। या तो मोल में लिखूं या चाहे तो मोल की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? मैं नंबर भी बोल सकता हूं ना भाई। 1 मोल मेरे पास एल्यूमिनियम +3, तो मेरे पास कितने एल्यूमिनियम +3 है? 1n है। 1 मोल लिखो या 1n लिखो, बात तो एक ही है ना भाई। तो मैं इसको ऐसे लिखूं या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई कि 3e तो है ही सही, 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Na हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू थोड़ा रखते हैं, थोड़ा चार्ज कुलाम्स में निकालना मुझे। तो ठीक है सर, तो 3 तो 3 रहेगा। ई की जगह कितना पुट करेंगे बेटा अपन लोग? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स। और इंटू Na की जगह कितना पुट करेंगे अपन लोग? तो Na तो हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और थोड़ी देर के लिए मैं 3 को अलग रख रहा हूँ, बाकी को सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे एक वैल्यू यहाँ पर निकालनी है आप लोगों के लिए। 3 को अलग रखो, बाकी सबको करो भाई। पहले इसको मल्टीप्लाई करो भाई। 1.60 को 6.022 से मल्टीप्लाई करो, करो जल्दी से, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मुझे थोड़ी सी। तो 1.602 इंटू 6.022 और इंटू 10 की पावर को भी सॉल्व कर लेते हैं। -19 है वो 23 होगी, तो कितना बच जाएगा भैया? 10⁻4 बच जाएगा। ये वैल्यू मुझे आप लोग बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके, ये वैल्यू कितनी आ रही है? तो यहां से कंक्लूजन अपन लोग निकालने वाले हैं। तो 1.602 इंटू 6.022। नहीं, मेरे को एग्जैक्ट चाहिए। 9.62472। चलो ये ठीक, इतना सफिशियंट। इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा? ये 966 या 4 आना चाहिए यार, या 2 कैसे आगे दे रहे हैं? वापिस चेक करना भाई। 9.6 के बाद ये 2 आएगा कि 4 आएगा यहाँ पर? ओके 4 है ना। हाँ, तो 2 कैसे आ गया? 6 4 8 कुछ आ रहा हो शायद, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू लगभग ऐसा कुछ आएगी। इंटू 10⁻4। ठीक है, लगभग इतनी वैल्यू आएगी। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 96487। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 89461 बचना कुलम। तो आपका जो 27 ग्राम एल्यूमिनियम 3+ होगा उस पर इतना चार्ज होगा कुलाम में।
ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। फाइंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा कूलम्स में। फाइंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल पर कितना चार्ज होगा वो मुझे फाइंड करना है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मुझे पता है कितना, ई के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मोल का अगर मुझे चार्ज निकालना है तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ई के बराबर होगा। अब ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन मुझे कितने का निकालना भाई, 1 मोल का निकालना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास यहाँ पर, Na के बराबर। तो कितना जाएगा, ई इंटू Na। अब देखो ये जो वैल्यू थी ना भाई, क्या ये जो वैल्यू थी जो यहाँ पर सॉल्व की थी अपन लोगों ने, वापस आओ, इसलिए मैंने ये करवाया था आप लोगों से, ये जो वैल्यू है वो ई इंटू Na ही तो है, और ये पूरा सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू है वो कितनी बेटा, ई इंटू Na ही तो है। तो सीधा मैं चाहूँ तो वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ यहाँ पर, 96487 कूलम्स। अब ये जो वैल्यू होती है ना, बड़ी काम की चीज है अपने लिए, क्योंकि ये किसका चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है 96487 कूलम्स। और इसी को अपन आगे जाके क्या बोलेंगे बेटा, इट इज अ 1 फेराडे, 1 फेराडे चार्ज होता है। तो 1 फेराडे चार्ज का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा दैट इज द 1 फेराडे। वैल्यू ध्यान रख लेना, और लगभग एग्जैक्ट वैल्यू तो इसके ये होगी, लेकिन नॉर्मली ना अपन लोग इसको रफली करके कितना मान लेते हैं बेटा, 96500 कुलाम्स अपन नॉर्मली यूज करेंगे। एग्जैक्ट तो वही होगी, लेकिन यूज कितना करेंगे इसको अपन लोग, लगभग कितना मान लेते हैं, 96500। इस वैल्यू को मेमोराइज कर लेना भाई, ये वैल्यू किसकी है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज की, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। तो 1 फेराडे चार्ज का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होगा दैट इज द 1 फेराडे। कर लोगे, कोई दिक्कत, नो सर। तो इस तरह से अपन लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, अब चार्ज वगैरह भी अपन लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या, हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, डेंसिटी। क्वेश्चंस पे अपने वापस आएंगे, मैं चाह रहा हूँ एक दो टॉपिक और बचे अपने, तो उन टॉपिक को पहले कवर कर लेते हैं, ये सब मिला के एक साथ फिर कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। डेंसिटी, अब मुझे बताओ कि डेंसिटी क्या होती है भाई, व्हाट इज डेंसिटी। तो सबको पता है कि कोई भी चीज की डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, पता है व्हाट इज डेंसिटी, वो सब्सटेंस का मास कितना है, तो मास लिखो ऊपर, और मास को किससे डिवाइड कर दो बेटा, और मास मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास बाय वॉल्यूम होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये तो अपना इसकी बात होगी, एक इक्वेशन की यहाँ पर और बात करने वाले बेटा, इसको अपन बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन अपने हर जगह, लगभग बहुत सारी जगह काम आने वाली है, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी सीख लो, उसका मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पता है किसी को, तो एक इक्वेशन होगी जो आइडियल गैस पर एप्लीकेबल होती है, और इक्वेशन कौन सी होगी बेटा, पी बी इक्वल्स टू एनआरटी। जब पी का क्या मतलब होता है, प्रेशर ऑफ द गैस, कि गैस का प्रेशर कितना है वो पी हो गया। वी क्या होगा, उस गैस का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस। एन क्या होता है बेटा उसका, एन क्या होगा भाई, मोल कितना है गैस का, वो मोल हो गया। आर आपका होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये गैस कांस्टेंट हो गया। और एक आपका टी होगा, टी क्या होगा आपका, टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर होगा। ये इक्वेशन बहुत काम की इक्वेशन अपने लिए, काफी सारी जगह पर इसका यूज करने वाले। तो ये जो इक्वेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब इस इक्वेशन को मैं यहां भी यूज करूंगा इस वाले केस में भी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ यूज कैसे करना थोड़ा समझ लेते हैं भाई। अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो ये पीवी, तो चलो ठीक है सर, पीवी की जगह पीवी लिख दिया, मोल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मास के टर्म्स में, तो मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, मास मतलब डब्ल्यू, और मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, एम डैश, तो मास अपॉन मोलर मास, और इनटू हो गया आर टी। ठीक है, थोड़ा अरेंज करना चाह रहा हूँ इसको मैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई एम डैश को मैं उधर ले जाऊं, वी को मैं नीचे लाना चाह रहा हूँ, किसको, वी को। तो क्या हो जाएगा बेटा, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी। एम डैश को थोड़ा अलग कर लिया मैंने, एम डैश, और यहां लगा दिया मैंने आर टी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम। तो क्या मैं चाहूं तो इसकी जगह डेंसिटी लिख सकता हूं क्या भाई, और डेंसिटी को नॉर्मली केमिस्ट्री में अपन लोग डी से डिनोट करेंगे, फिजिक्स में सर रो से करते होंगे आप लोग, लेकिन केमिस्ट्री में अपन लोग डी से करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं बेटा अपन लोग, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, डी आर टी अपॉन
एम डैश को उधर ले जाओ तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, पी एम डैश इज इक्वल टू डी आर टी। ये बन गई एक इक्वेशन, और किसके टर्म्स में मैंने इक्वेशन को चेंज कर दिया, डेंसिटी की टर्म्स में। तो ये डेंसिटी मुझे साफ साफ दिख रही है। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन था उस इक्वेशन को अपन लोग इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। अब इसका आगे कहाँ यूज करेंगे अभी बात करेंगे अपन लोग। इतना तो ध्यान रखना कि पी एम डैश इक्वल टू डी आर टी होता है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया डेंसिटी की बात। अब डेंसिटी ना बेटा अलग अलग टाइप की होती है। एक तो सिंपल डेंसिटी जो है वो तो ऊपर लिख दिया अपन लोगों ने। एक और डेंसिटी होती है, इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब नाम से पता था रिलेटिव का मतलब किसी के रेस्पेक्ट में अपन लोग डेंसिटी डिफाइन करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, कि जिसकी भी डेंसिटी आपको निकालना उसको ऊपर रखो, और जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना चाह रहे उसको नीचे रख दो। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस की आप डेंसिटी निकालना चाह रहे हो वो सब्सटेंस, डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। रेफरेंस का मतलब समझ गए, कि जिसके रेस्पेक्ट में आप निकालना चाह रहे हो उसकी डेंसिटी को नीचे रखो, और इस तरह से आप डिवाइड कर दोगे दोनों डेंसिटी को, तो जो डेंसिटी आपको मिलेगी दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो बीच बीच में कभी कभी ऑप्शन ऐसे करवाएंगे, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे अपन लोग, कि आपको दो डेंसिटी गिवन होगी, पूछेगा बताओ इस सब्सटेंस की डेंसिटी निकालो उसके रेस्पेक्ट में। तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी जो भी डेंसिटी होगी वो यहाँ रखेंगे, जो रेफरेंस सब्सटेंस जो होगा उसकी डेंसिटी को डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा दैट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, इतना उतारिए पहले तो, हो गया। एक और डेंसिटी लिखो, एक होता है स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी एक होगा आपका कौन सा, स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी कभी कभी इसको एक और नाम से अपन जानते हैं, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसमें अपन क्या करते हैं, जो रेफरेंस सब्सटेंस लेते हैं ना बेटा वो अपन लोग फिक्स कर देते हैं, और रेफरेंस सब्सटेंस की जो अपन यहाँ पर लेंगे वो अपन वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, वाटर। और वो भी कितने डिग्री वाला वाटर, 4 डिग्री वाला। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा भाई, अगर आपको किसी की भी स्पेसिफिक डेंसिटी निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो आप क्या करो भाई, उस सब्सटेंस की डेंसिटी लिखो ऊपर, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, एट 4 डिग्री सेल्सियस। समझ गए, तो ये भी ध्यान रखना, एज अ फॉर्मूला ध्यान रखना, ज्यादा अपने काम के नहीं, बीच बीच में कभी कभी एक दो क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, अगली जो चीज है वो ज्यादा जो काम की बेटा अपने लिए वो है वेपर डेंसिटी। ये हमारे काम आएगी सर, ये अभी चैप्टर में भी काम आएगी और बीच बीच में आगे भी काम आएगी, वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी का क्या मतलब होगा, तो वेपर डेंसिटी ना भाई पहले तो ये फिक्स कर लो कि वेपर डेंसिटी अपन केवल किसके लिए डिफाइन करेंगे बेटा, वेपर्स के लिए डिफाइंड होती है, ओनली फॉर वेपर्स। वेपर मतलब गैस के लिए अपन डिफाइन करेंगे इसको, सॉलिड वगैरह के लिए डिफाइंड अपन लोग नहीं करते। तो दिस डेंसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस और वेपर्स। ये जो वेपर डेंसिटी होगी बेटा ये भी एक टाइप की रिलेटिव डेंसिटी ही होती है, देखो नया नहीं, ये भी एक टाइप की क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी। तो आपको क्या करना, जिसकी भी वेपर डेंसिटी निकालनी है ना भाई, जिसकी भी आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो आप क्या करो भाई, उसकी डेंसिटी ऊपर लिखो, द डेंसिटी ऑफ द डिजायर्ड गैस, जिस भी गैस की आप वेपर डेंसिटी निकालना चाह रहे हो उस गैस की डेंसिटी को ऊपर लिखो, ऑफ द डिजायर्ड गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। तो वेपर डेंसिटी पे अपन लोग किसी के रिलेटिव ही निकालेंगे। तो जिस भी गैस की आपको वेपर डेंसिटी निकालनी, सबसे पहले क्या करो, उस गैस की डेंसिटी को ऊपर रखो, उसको डिवाइड करो किससे, रेफरेंस गैस की डेंसिटी से, जो भी आएगा दैट इज द वेपर डेंसिटी। पहले तो ये बता दो वेपर डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। जो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, इट इज यूनिटलेस।
अब किस गैस के रेस्पेक्ट में आप वेपर डेंसिटी निकालना चाह रहे हो बेटा, वो प्रॉब्लम में गिवन होगा। फिर भी मैं चाह रहा हूं इसका एक सिंपलीफाइड फॉर्मूला अपन यहाँ पर डिराइव करेंगे। वेपर डेंसिटी को मैं लिखता हूं, इट इज अ वेपर डेंसिटी इक्वल टू, अब मुझे पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, अब कोई भी गैस की जो डेंसिटी है, क्या उस डेंसिटी का फॉर्मूला एक अपने डिराइव किया था क्या पीछे, अभी कहां गया भाई ये वाला। तो क्या इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा डेंसिटी की फॉर्म में, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी को नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा बेटा, ये पी एम डैश अपॉन आर टी। तो डेंसिटी इक्वल टू पी मतलब प्रेशर, एम डैश मतलब मोलर मास, डिवाइडेड बाय आर और टी। तो ये फॉर्मूला मैं वहां पे भी लगा सकता हूं सर, जो अपन वेपर डेंसिटी डिफाइन करना चाह रहे हैं, ये फॉर्मूला मैं यहां पे भी लगा सकता हूं। तो मेरे को क्या करना, जो भी गैस की आप डेंसिटी निकालना चाह रहे हो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना भाई। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, पी एम डैश अपॉन आर टी। ठीक है, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय, आप जिस रेफरेंस गैस की आप बात कर रहे हो बेटा उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला लग सकता है। और अपन ये मान लेते हैं कि जो रेफरेंस गैस है भाई वो एक कोई गैस है, इसको मैं रेफरेंस गैस मान रहा हूं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अब जब भी अपन करेंगे बेटा प्रेशर में अपन कोई चेंज नहीं करेंगे, प्रेशर दोनों को क्या रखना है, सेम रखना है, टेम्परेचर भी क्या रखना है, सेम रखना है, सब कुछ सेम रख के फिर अपन ये सब चीज डिफाइन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी तो सेम रहेगा, एम डैश की जगह क्या जाएगा बेटा, उस गैस का, ए वाली गैस का एम डैश लेंगे भाई अपन लोग। ऊपर तो जिस गैस का निकालना उसका एम डैश हो गया, नीचे जिसके रेस्पेक्ट में आप बात करें उसका मोलर मास लेंगे, डिवाइडेड बाय आर टी। टेम्परेचर प्रेशर होंगे सेम, उनमें कोई चेंज अपन लोग नहीं करते हैं, इसलिए दोनों जगह मैंने दोनों गैस का प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर सेम रखा है। अब सोल्व कर लो भाई, क्या होगा बेटा, पी से पी कट गया, आर से आर कट गया, टी से टी कट गया, सब कट गए सर। तो बचा क्या मेरे पास ऊपर, तो देखा जाए तो हो गया आपका कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू, जिस गैस का आपको वेपर डेंसिटी निकालना उस गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय रेफरेंस गैस का मोलर मास, जिस गैस के रेस्पेक्ट में आप निकालना चाह रहे हो उसका मोलर मास। तो वेपर डेंसिटी को अपने चेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। अब एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना, जब तक कुछ भी नहीं गिवन होगा ना बेटा, वेपर डेंसिटी अपन नॉर्मली हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। तो अगर उसने केवल लिख रखा कि इसकी वेपर डेंसिटी इतनी, तो पक्की बात है वो वेपर डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकाली गई होगी, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में ही निकाली गई होगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर हाइड्रोजन गैस आप यहां पर लोगे, हाइड्रोजन गैस फॉर H2 गैस एज रेफरेंस, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा बेटा, अगर H2 गैस को आप रेफरेंस ले लोगे तो भाई हमें पता है कि भाई H2 गैस का मोलर मास कितना होता है, और H2 गैस का मोलर मास कितना होगा, 2 होगा, और H का 1 होगा ना, H2 का तो 2 होगा ना अभी। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, यहां पर क्या चेंज आ जाएगा, फिर तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू द मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला अपन ज्यादा यूज करेंगे, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2, ऐसे याद कर लो। तो इसमें ये भी ध्यान रखना कि अगर वो रेफरेंस गैस चेंज कर देगा तो फिर आपको यहाँ 2 की जगह कुछ, जैसा वो कभी बोलेगी ऑक्सीजन गैस को रेफरेंस गैस लो, फिर O2 का मोलर मास मुझे रखना पड़ेगा जो कि कितना होगा 32, तो वो मोलर मास बाय 32 आ जाएगा। लेकिन कुछ नहीं गिवन तो मोलर मास अपन हमेशा कौन सी गैस को रेफरेंस गैस मान के चलेंगे, हाइड्रोजन को। ठीक है यहां तक, चलिए ये बात अपनी इसकी हो जाती। अगला हेडिंग लगाओ, परसेंट कॉम्पोजिशन, मास होता है तो परसेंट मास कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, परसेंट मास कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का मास परसेंट कितना होगा उसकी अपन यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। इसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मेरे पास क्या बेटा 1 मोल वाटर है। अब 1 मोल वाटर मतलब कितना मास है मेरे पास वाटर का, जल्दी बताओ। मोल दे रखा है तो मास निकालना ना भाई, मोल से मास कैसे निकालते हैं, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। H2 का मोलर मास कितना होता है 18 होगा, तो कितना मास हो जाएगा यहाँ पर 18 ग्राम। और 1 मोल वाटर बोलो या 18 ग्राम पानी बोलो, एक ही तो बात है। ठीक है, अब एक बात मुझे बता दो, अब ये 18 ग्राम जो वाटर है ना भाई, इस 18 ग्राम वाटर में कुछ मास किसका होगा, तो सर कुछ मास हाइड्रोजन का होगा, कुछ मास किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। जब दोनों के मास को जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा मुझे 18 मिलेगा।
अब मैं यहां पर ये जानना चाह रहा हूं कि सर इस 18 ग्राम में जो वाटर का मास है उसमें हाइड्रोजन का कितना मास होगा और ऑक्सीजन का कितना मास होगा। हाँ बिल्कुल वही, इतना बात समझ पा रहे हो। तो अपन ये करते हैं ना भाई, हमें पता है कि H2 का कितना मोल दे रखा है, 1 मोल है, तो अपन सीख ही चुके हैं भाई। पहले मैं H के मोल निकाल लेता हूं, तो मोल ऑफ H कितना हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ H इनटू द पूरे का मोल। तो इंडेक्स तो 2 है सर यहाँ पर, और पूरा मोल 1 है, तो कितना हो जाएगा सर ये 2 मोल। अब मोल मुझे पता चल जाए किसी भी चीज का, तो मास निकालना तो बहुत इजी हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास कर दूंगा। तो मोलर मास कितना होगा इसका, 1 होगा। तो H के हिसाब से बात करें, H2 मत लेना भैया, H के हिसाब से बात कीजिए तो H का ही मोलर मास लेंगे। H का कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा इसका 2 ग्राम। अब O का निकालना, तो अगेन O के पहले मोल्स निकाल लो सर। तो मोल्स ऑफ O कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ O, तो इंडेक्स ऑफ O जो कि 1 है इंटू द मोल्स ऑफ H2 जो कि भी 1 है, तो 1 इंटू 1 मतलब 1। अब मेरे को मास निकालना, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। मोल तो एक है ही सही, मोलर मास O का कितना होगा सर, O का मोलर मास 16 होगा, तो 1 इंटू 16 मतलब 16 ग्राम। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर आपने 18 ग्राम पानी लिया होगा, तो 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, और 16 ग्राम होगा आपका ऑक्सीजन का। 16 ग्राम ये, 2 ग्राम वो मिलकर 18 ग्राम पानी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब मुझे जो निकालना ना बेटा, वो ये निकालना कि इस 18 ग्राम पानी में नो डाउट 2 ग्राम आपके वाटर का है, सॉरी हाइड्रोजन का है, और आपका 16 ग्राम आपके ऑक्सीजन का है। तो मुझे ये पता करना है कि हाइड्रोजन का जो मास होगा वो टोटल मास का कितना परसेंट है। मुझे परसेंटेज में यहां पर बात करनी है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ, तो मास परसेंट कितना होगा, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे निकालेंगे सर, इसका मास निकालना तो इसका मास परसेंट निकालना, पहले इसका मास कितना है सर, उन्होंने कहा 2 है, 2 लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है सर 18 लिखो, और इनटू 100 कर दो। इसे तो करते हैं भाई, ठीक है, सॉल्व कर लो। 1 और ये होगा 9, 9 को 100 को डिवाइड करो 9 से, कितना आएगा बेटा, तो 11.11 चलता जाएगा। अब ये किसका मास परसेंट हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट का। अगर मान लो मुझे मास परसेंट निकालना किसका, ऑक्सीजन का, तो 2 तरीके हैं सर, या तो इस फॉर्मूले से निकालो, या फिर 100 में से माइनस कर दो ना, मैं टोटल तो सो ही होगा, परसेंट तो टोटल सो ही होता है। जब एक बंदे का आपको पता चलेगा, दूसरे का 100 माइनस कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। तो ये दूसरा तरीका भी अपन लगाना चाहें तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, ऊपर किसका मास लिखेंगे, ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाय 18 और इंटू 100। मुझे सोल्व करो तो कितना आएगा ये 88.89% के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब वाटर में हाइड्रोजन का जो मास परसेंट है वो कितना है बेटा 11.11, और ओ का मास परसेंट कितना है 88.89। ठीक है, अब एक बात बताओ, कि ये जो मास परसेंट मैंने निकाला वाटर में एच और ओ का, क्या ये मास परसेंट हमेशा सेम रहेगा या चेंज भी हो सकता है। अगर मान लो मैं ये तो सर आप बोल सकते हो ना कि सर ये तो आपने ना जब 1 मोल पानी लिया तो इतना मास परसेंट मिला, अगर मान लो मैं बोलूं मैं 2 मोल पानी लूं तो फिर, तो क्या 2 मोल वाटर लेने पर भी ये मास परसेंट सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, पक्का सोच लो। हाँ परसेंट की ही बात कर रहा हूं मैं, परसेंट की ही बात कर रहा हूं, परसेंट सेम रहेगा। तो ध्यान रखना, आप पानी कितना भी लो, 1 मोल लो, 2 मोल लो, 10 ग्राम लो, 50 ग्राम लो, ये जो मास परसेंट है ना बेटा एच और ओ का, वो कभी भी चेंज नहीं होगा सर। ऐसा नहीं कि सर 1 मोल के हिसाब से आपने निकाला तो इतना है, मैं 2 मोल से निकालूंगा तो चेंज हो जाएगा। नो सर, मास परसेंट चेंज नहीं होगा, परसेंट तो सेम ही रहेगा, ये वैल्यू जरूर चेंज हो जाएगी, बाकी परसेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज अपन लोगों ने निकाली ना बेटा, इस चीज का एक फॉर्मूला में बनाना चाह रहा हूँ, ताकि बार बार मुझे इतना नोटिंग ना करनी पड़े, सीधा अपन फॉर्मूले से ये सब चीजें निकाल लें। तो देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला मुझे बनाना, तो मुझे क्या करना है भाई, H2O लिया, मान लो मुझे H का निकालना मास परसेंट, तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो एक फॉर्मूला मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो फॉर्मूला ऐसे बना सकते अपन लोग कि अगर मुझे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है ना भाई, तो जिस भी एलिमेंट का आपको मास परसेंट निकालना हो, सबसे पहले उस एलिमेंट का लिखो इंडेक्स। इंडेक्स अपन क्या होता है पढ़ चुके अपन लोग। तो जिस भी एलिमेंट का आपको मास परसेंट निकालना होगा, उस एलिमेंट का इंडेक्स सबसे पहले लिख लो, इनटू फिर क्या करो, उसी एलिमेंट का लिखो क्या, मोलर मास। उसी एलिमेंट का क्या लिखो, मोलर मास। यहाँ एलिमेंट किसका निकालना चाह रहा है, H का, तो मोलर मास लिखूंगा मैं H का ही, डिवाइडेड बाय फिर लिखो मोलर मास, लेकिन किसका मोलर मास,
पूरे कंपाउंड का। तो द मोलर मास ऑफ होल कंपाउंड मतलब H2O, और इनटू कितना कर दो, 100 कर दो। क्या बोलते हो? एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि फॉर्मूला सही बना कि गलत बन गया सर। चलो चेक कर लो। इंडेक्स ऑफ H कितनी है, 2, 2 लिख दिया। मोलर मास ऑफ H 1, मोलर मास ऑफ वाटर 18 और इनटू 100, क्या उतना ही आएगा क्या पहले की बराबरी? यस सर, वही आएगा सर। तो 11.11%। समझ गए? ओ का निकालना होगा मास परसेंट, तो जिस भी एलिमेंट का आपको मास परसेंट निकालना है उसी एलिमेंट का लिखो इंडेक्स। तो ओ का मुझे निकालना, तो ओ का इंडेक्स कितना है सर यहाँ पर सॉरी 1, इंटू ओ का फिर लिखेंगे मोलर मास कितना है सर, ओ का मोलर मास 16, और डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास जो कि कितना होगा बेटा 18 होगा, और इंटू 100, और सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आएगी 88.89। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना। कोई समस्या? अब इस फॉर्मूले को मैं अगेन जनरलाइज कर रहा हूं सर, जनरलाइज देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई ऐसा है कंपाउंड AXBY जैसा, AX और BY, इसमें दो एटम है, दो एलिमेंट है, एक A है दूसरा B है। A जो एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स X है और B एलिमेंट की इंडेक्स Y। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई इसमें परसेंट कंपोजिशन ऑफ ए का कितना मास परसेंट कंपोजिशन होगा, या परसेंट कंपोजिशन ऑफ ए एलिमेंट का कितना होगा। बस मैं फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं, वैल्यू मुझे नहीं निकालनी। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ ए एलिमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे पहले, इंडेक्स ऑफ ए की इंडेक्स, ठीक है, इनटू मोलर मास ऑफ किसका, ए का ही मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ किसका, पूरे का मतलब AX और BY का, और इनटू 100। इससे तो बन जाएगा ना भी फॉर्मूला। क्या बोलते हो? निकाल लो पक्का? उसी तरह बी का भी निकाल सकते हो। यस, बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अपन आगे चलेंगे। और भी मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल दे रखा CH4, और आपसे पूछा गया कि इस मॉलिक्यूल में जो दो एलिमेंट है ना C और H, इनका मास परसेंट निकालो सर। दो एलिमेंट आपको दे रखे हैं यहाँ पर CH4, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों का आपका मास परसेंट या परसेंट कंपोजिशन निकालना एलिमेंट C एंड H का। चलो आ जाओ भाई देख लेते हैं किसका निकालना बेटा, पहले कार्बन का निकाल लो। तो मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन इक्वल टू इंडेक्स ऑफ कार्बन कितनी है, और इंडेक्स ऑफ कार्बन 1 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है सर 12, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4 कितना है 16, और इंटू 100। सॉल्व कर लो भाई। 4 से कटेगा 4 तिया 12, और 4 चौका 16, 4 से कटेगा 25, कितना हो जाएगा 75%। H का कितना निकालोगे, तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई, दो तरीके हैं, सीधा दूसरा तरीका यूज करेंगे ना बेटा, 100 में से माइनस कर दो, 75 कितना जाएगा, सीधा ही 25%। कर लोगे पक्का? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एक कंपाउंड आपको दे रखा है, उसमें ऐसे दे रखा है A2B3, फॉर द गिवन कंपाउंड A2B3, ऐसे लिखो, फॉर द गिवन कंपाउंड A2B3, फॉर द गिवन कंपाउंड A2B3, for the given compound A2B3 if percent composition of A is percent composition of A is 40%, 40%, A is 40%, and the molar mass of the whole compound, and the molar mass of the whole compound is 100, then what will be the molar mass of A? What will be the molar mass of A? सिंपल सा, अभी बस मैं बताना चाह रहा हूँ अप्लाई आपको किस तरीके से करना है ना। आ जाओ भाई, कैसा करना है, तरीका वही है बेटा कि आपको ना भाई ए का परसेंट कंपोजिशन दे रखा है, कितना दे रखा है 40 ना, तो लिखो सर 40, लिख दिया सर, इक्वल टू फॉर्मूला क्या था इंडेक्स ऑफ ए। अब ए की इंडेक्स कितनी है 2,
इनटू द मोलर मास ऑफ ए। अब इस बार मोलर मास पूछा है तो मोलर मास हमें पता ही नहीं है सर, तो मोलर मास ऑफ ए ऐसे लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय क्या था फॉर्मूले में, पूरे का मोलर मास, और पूरे का मोलर मास दे रखा कितना 100 और इनटू 100 करो, इससे ये कट जाएगा तो एम डैश ए कितना आ जाएगा आपका 20 ग्राम पर मोल, यूनिट लगाना चाहो तो कर लोगे पक्का, ठीक है। ये तो बात होगी अपनी बेसिक्स की। अब कुछ क्वेश्चंस मुझे आपको करवाने हैं, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए हो जाए पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहले एनसीईआरटी वाले करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर पे आएंगे, फिर नीट, फिर जेई, और फिर लास्ट में अपन लोग मेंस और फिर एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं सबको। पहला क्वेश्चन क्या बोला, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली। कितना होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, वैसे 180 होता है, सीधा हम निकालना चाहते निकाल लो। सी का कितना होगा 12 होगा, तो 12 इंटू 6 करेंगे। एच का कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 12 करेंगे, प्लस ओ का कितना होगा 16 इंटू 6 करेंगे, सब ऐड करोगे तो इट इज 180। and the total number of constituent carbon atoms present in exactly 0.5 moles of glucose। तो सेकंड पार्ट उसने ये पूछा है कि आपके पास ग्लूकोज कितना हो, 0.5 मोल ग्लूकोज में कार्बन एटम्स का नंबर कितना हो। ये तो अपने किए वैसे क्वेश्चंस, तो अपन को किसका नंबर निकालना है, कार्बन का निकालना। कितने में निकालना है 0.5। अब मोल ऑलरेडी दे रखा है तो इस बार चेंज करने की जरूरत है नहीं। कितने मोल दे रखे हैं मुझे यहाँ पर 0.5 पूरे ग्लूकोज के। मुझे किसके मोल्स निकालने हैं, कार्बन के। तो मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू इंडेक्स ऑफ कार्बन, कितने इंडेक्स कार्बन के यहाँ पर 6 है, इनटू द मोल्स ऑफ ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोल्स कितना 0.5, सोल्व करो कितना आएगा बेटा यहाँ पर 3 मोल। अब मोल है ये तो अभी तो मोल आया, नंबर पूछा उसने तो कोई दिक्कत नहीं, 3 को मोल हटाकर क्या लगा देंगे बेटा यहाँ पर अपन लोग एन लगा देंगे। अब एन में ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन लोग एन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उस हिसाब से अपना जो ऑप्शन में गिवन होगा उस हिसाब से अपन वैल्यू चेंज कर लेंगे। तो अगर 3 इंटू एन की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो भाई कितना आएगा भैया, तो 18.066 इंटू 10 की पावर 23। अब 1 पॉइंट में दे रखा आंसर शायद, तो 1 पॉइंट में वो साइंटिफिक नोटेशन में करवाएगा वो, तो पॉइंट को इधर भेज दो। तो 1.8066 इंटू 10 की पावर 24, ये आपका नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आएंगे। तो ऑप्शन ढूंढो भाई, 180 होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो 180, तो 180 अब देखो ये कंफ्यूज मत होना बेटा, एग्जैक्टली ये 180 से थोड़ा ज्यादा दे रखा है। हमें पता है कि कार्बन का एग्जैक्टली 12 नहीं होता, 12 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। एच का भी एग्जैक्टली 1 नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा होगा। सबका थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा तो मिला के वो 180 से थोड़ा ऊपर निकल जाता है, तो अपन 180 मान के ही बात करेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। 180 आना चाहिए, और कितना दे रखा 10 की पावर, ये सब पावर में तो यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 10 की पावर 24, तो ऑप्शन कौन सा बी कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। What is the physical mass of one single individual carbon 12 atom when converted and expressed in grams। एक कार्बन एटम का आपको मास निकालना किसमें, ग्राम में, वो भी कार्बन 12 का। कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, पहले ये बताओ एक कार्बन एटम का मास कितना होगा। अब एक कार्बन एटम का मास मतलब एटॉमिक मास, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 क्या एएमयू। ये सब ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा नहीं करना भाई, 12 एएमयू। ये तो एएमयू में एक एटम का मास है। उसने पूछा कि आपको एक ही एटम का निकालना है, सिंगल का निकालना, लेकिन किस में निकालना है वो, ग्राम में निकालना। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एएमयू में मुझे पता है, तो ग्राम में निकालने में ज्यादा मशक्कत नहीं होनी चाहिए। बस 1 एएमयू कितना ग्राम होता है पढ़ चुके अपन लोग, 1 एएमयू इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है भाई। तो 12 इंटू एएमयू की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अब सॉल्व कर लो भाई, इसको कितना आएगा भैया 12 72, फिर 12 72, और 72 रुपये कितने होंगे भाई 7, 79 पॉइंट लगा दो, 7 आएगा, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 19 ना। तो 19.92 इंटू 10 की पावर माइनस 24, पॉइंट को उधर भेज दो, तो 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। ढूंढो भाई 1.99 10 की पावर माइनस 23, तो माइनस 23 इसी में है, तो ये ऑप्शन बी। समझ गए। तो एक एटम का मास कभी कभी ग्राम में पूछेगा तो एएमयू में हमें आता ही है, फिर एएमयू की वैल्यू आपको पता होगी, उसे सीधा अपन लोग हटाकर वहां पर वो रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए सर, कंपेयर द रेस्पेक्टिव gaseous volume occupied by the 16 gram of oxygen and 14 gram of nitrogen gas at STP condition। तो क्या निकालना अपन को, वॉल्यूम निकालना।
तो वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई? तो वॉल्यूम के लिए मुझे मोल पता होना चाहिए, लेकिन मोल तो है नहीं, क्या दे रखा आपको? ग्राम के। ग्राम से मोल निकाल सकते हैं क्या? यस सर। तो पहले वो याद है ना पूरी वो वाला, तो मुझे क्या करना, ग्राम से मोल निकालना। तो ग्राम से मोल सीधा नहीं निकलेगा, ग्राम को पहले किस में चेंज करेंगे? मोल में। मोल से निकालेंगे फिर वॉल्यूम, समझ गए? तो ग्राम को पहले मोल में चेंज कर लो भाई। तो मोल निकाल लेता हूँ पहले ऑक्सीजन का, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा? तो O2 का है, तो मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 16, और मोलर मास कितना होगा 32। O2 है भाई, O नहीं है, इसलिए 32 लेंगे, कंफ्यूज मत होना भाई। तो कितना हो जाएगा 0.5 मोल। ये तो मोल आ गया। मोल से मुझे निकालना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल को मल्टीप्लाई करना कैसे? 22.4 से, समझ गए ना भाई? तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे मोल इंटू 22.4, ये फॉर्मूला होता है। मोल निकाल चुके हैं हाफ, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 11.2 लीटर। तो जो वॉल्यूम आएगा O2 का वॉल्यूम है भी, तो O2 का जो वॉल्यूम आएगा दैट इज द 11.2। उसी तरह किसका वॉल्यूम निकालेंगे अपन लोग? N2 का। तो पहले N2 का क्या निकाल लो भाई? अगेन वही करना, पहले मोल निकाल लो भाई। तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मोल्स ऑफ N2 इक्वल्स टू मास ऑफ N2 14 अपॉन मोलर मास ऑफ N2। कितना मोलर मास ऑफ N2? 28। तो 14 अपॉन 28 कितना जाएगा? इसका भी सेम आएगा, 0.5 ही आने वाला। मोल सेम है तो वॉल्यूम भी दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ N2 इज ऑल्सो 11.2 लीटर। तो दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा, तो ऑप्शन सी 11.2। ये O2 ना तो नीचे, समझ गए ना भाई? थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इजीली आप इनको कर सकते हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, तो आपको दे रखा है यहाँ पर नेचुरली अकरिंग आर्गन कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटॉप्स। आर्गन के 3 आइसोटॉप्स है। एक दे रखा है आर्गन, उसका मोलर मास दे रखा है ये वाला, उसका समझ गए ना, परसेंट कंपोजिशन इतना दे रखा है। दूसरा आर्गन 38 है, उसका मोलर मास दे रखा है ये, और परसेंट कंपोजिशन। आर्गन 30 40, मोलर मास ये, और परसेंट कंपोजिशन। देन कैलकुलेट इट्स एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालना आता है क्या हमें? यस सर, ये तो पढ़ा है अपन लोगों ने। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना, तो मैं क्या करूंगा? 3 आइसोटॉप से तीनों को एक एक पकड़ेंगे। पहला वाला पकड़ो, कौन सा पहला? 36 वाला। अब देखो इसका एग्जैक्टली जो मास निकालोगे बेटा, ये में वो इतना आता है, उसको रफली में कितना मान लूंगा? 36 ही 0.996 है, तो उसको रफली में कितना मान लूंगा? 36 ही मान लिया अगर, ठीक है। तो 36 पहला आइसोटॉप इनटू उसका कितना परसेंट अवेलेबिलिटी है उसकी? 0.33। तो 0.337 अपॉन 100 प्लस दूसरे आइसोटॉप पे आ जाओ। दूसरा आइसोटॉप दे रखा आपको 38 वाला, उसकी परसेंट अवेलेबिलिटी और भी कम हो गई, तो 38% अवेलेबिलिटी जो होगी वो दैट इज 0.063 अपॉन 100। अब तीसरे पे आ जाओ भाई, तीसरा है आपका 40 वाला, तो ये 40 इंटू इसके परसेंट अवेलेबिलिटी कितनी है? सबसे ज्यादा इसी की 99.6 अपॉन 100। एक्चुअल तरीका तो इसका ये है, लेकिन इसमें एक्चुअल तरीका लगाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है ना बेटा, ये तो सबसे ज्यादा है ना भाई, ये वाले तो सबसे ज्यादा है। तो इसका जो एवरेज निकालो तो भी इसी के आसपास तो आएगा भाई, उनका तो कोई ज्यादा रोल है ही नहीं ना बेटा। एक तो कितना है भाई 0.3%, ये का है, ये तो 0.06%, इनको तो हटा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आंसर आएगा वो इसी के आसपास आएगा। अब चेक कर लो भाई, 38 वाला तो हो ही नहीं सकता, भूल के भी नहीं हो सकता। 35 वाला भूल जाओ। 39 दो दे रखे हैं, एक में 39.6 है, इसमें 39.94 है, तो कौन सा आएगा? पर ये 6 क्यों आएगा भाई? इतना थोड़ी कम होगा। और इसका कितना है? इनका तो कोई है ही नहीं ना। कितना परसेंट है बेटा इसका? कुछ भी नहीं है, इसका तो और भी कुछ नहीं है। तो जो भी है वो यही तो है, तो इसके आसपास आएगा, नो डाउट से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन इनका भी तो है। अब थोड़ा सा आएगा तो वो इतना ही कम होगा कि भाई 9.96 से कितना हो जाएगा? 0.94 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो निकाल लेगा, मैं तो बस शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप ऐसे भी इसको इजीली कर सकते हो, उसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, कर लोगे इसे, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.4 ग्राम सैंपल ऑफ अमोनिया। अब न्यूट्रॉन्स के नंबर आपको बताने कि भाई 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन्स है, तो ये तो निकालना सीखा है अपन लोगों ने। कैसे करेंगे? पहले अमोनिया का क्या निकाल लो, मोल्स निकालो सबसे पहले। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना होगा भाई? कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है? 3.4। मोलर मास कितना है NH3 का? एन का 14 होगा, 17 हो जाएगा भाई, 17। तो कितना आ जाएगा भाई? ये पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, तो कितना जाएगा? 0.2। अब NH3 के मोल्स आ गया। अब ये मुझे तो क्या निकालना? न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो ठीक है भाई, पहले ये पता कर लो कि एक NH3 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अब एक NH3 में करने के लिए एक N में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? N में तो 7 ही होते हैं न्यूट्रॉन। H में कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो पूरे NH3 में कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे? 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। मोल कितना दे रखा है? तो 7 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा भाई? ये
1.4 मोल आपके न्यूट्रॉन्स होंगे। अब आंसर किस में पूछा, मोल में पूछा कि नंबर में पूछा है? नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं, 1.4 मोल का मतलब क्या, 1.4 एन ही तो है। 1.4 मोल बोलो या 1.4 एन बोलो, बात तो एक ही है। अब एन को चेंज कर दो भाई नंबर में, तो कितना आएगा, 1.4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा भाई, 8.4 के आसपास। तो 8.4 इंटू 10 की पावर 23, इतने आपके न्यूट्रॉन्स होंगे सर इसमें। ढूंढ लो भाई 8.4, वो रहा ऑप्शन नंबर बी। समझ आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। अब थोड़े एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के चल रहे थे, आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल सैंपल कंटेन्स द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ एटम्स? चार ऑप्शन दे रखा है, आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा एटम्स के नंबर कौन से सैंपल में होंगे। अब इसमें ये स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन सा एटम, कौन सा मतलब सब मिला के पूछ रहा है। तो ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं भाई। पहले तो क्या देखना है बेटा, 4 ग्राम हीलियम है सर। अब 4 ग्राम हीलियम है मतलब मोल निकाल लो सबसे पहले, तो कितना मोल हो जाए। आप सीधा करना, ज्यादा कुछ करना नहीं, सब दिमाग में चलना चाहिए, हर चीज लिखनी नहीं है सर। मास दे रखा तो मास अपॉन मोलर मास करेंगे, मास कितना 4, मोलर मास भी कितना होगा 4, 4/4, 1 मोल आ गया। 1 मोल मतलब 1 एन ए। तो इसमें कितने एटम्स होंगे भाई, 1 एन ए के बराबर। अब एन ए को आगे सोल्व मत करो, अपन एन ए में कंपेयर कर लेंगे ना भाई। एन ए को आगे क्यों वैल्यू पुट करें, मुझे कंपेयर ही तो करना किसमें ज्यादा किसमें कम, तो एन ए में कंपेयर कर लेंगे। आ जाओ भाई इसमें। अब 46 ग्राम सोडियम एटम है, तो भाई मोल निकाल लो पहले। तो सोडियम का मोलर मास कितना होगा, 23 होता है। तो कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल। तो एन ए कितने हो जाएंगे आपके, 2 एन ए आपके सोडियम के एटम्स हो जाएंगे यहाँ पर, तो 2 एन ए यहाँ पर है। तीसरे में आ जाओ भाई। अब 0.04 ग्राम कैल्शियम दे रखा है, तो ठीक है भाई, कैल्शियम का मास 0.40, मोलर मास कितना होता है बेटा इसका, 40 होता है इसका। तो 0.1 पक्का कि 0.01, तो ये 0.01 मोल, तो 0.01 एन ए नंबर हो जाएंगे। उस पर जाओ, उसमें कहते 12 ग्राम हीलियम दे रखा है सर। तो 12 ग्राम हीलियम में कितने मोल, 12/3 करेंगे, तो 3 मोल। तो एन ए भी कितना जाएगा, 3 एन ए। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है मुझे, डी में मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं बहुत सारे, कि नंबर ऑफ एटम किसमें ज्यादा होंगे किसमें कम होंगे। तरीका सीख लो, इस तरीके से अपन इनको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ सर। Assuming the density of liquid water is exactly 1 gram per ml, then calculate the average microscopic volume occupied by a single molecule of water in its liquid phase. समझो ध्यान से क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। कहाँ वेपर डेंसिटी कहाँ पूछा बेटा, ये तो डेंसिटी दे रखी है ना, वेपर डेंसिटी थोड़ी ना, ये तो लिक्विड की डेंसिटी है। तो डेंसिटी तो आपको दे रखी है, आपसे पूछा क्या, एवरेज माइक्रोस्कोप वॉल्यूम पूछा है ना भाई, ऑक्यूपाइड बाय सिंगल मॉलिक्यूल, कि भाई पानी का एक सिंगल मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और आपको क्या दे रखी है बेटा यहाँ पर, डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई इसको, जल्दी बताओ। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, उसी से बिल्कुल उसी से निकालेंगे भाई। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, मास बाई वॉल्यूम। मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो उसको मैं कैसे लिख लूं पहले तो भाई, कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। अब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है बेटा, तो एक ही मॉलिक्यूल का मास रखो। क्या बोलते हो, कितना मास रखेंगे, एक ही मॉलिक्यूल का। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है भाई, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18। एक मॉलिक्यूल का वाटर, एक मॉलिक्यूल का 18 एमयू। 18 ग्राम तो मोलर मास होता है ना, एक मॉलिक्यूल का तो पूछा उसने वॉल्यूम, तो एक मॉलिक्यूल का तो मास लूंगा ना मैं भाई। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा आपके पास, 18 U। लेकिन 18 U में 18 रख दूंगा यहाँ पर मैं वैल्यू मास की जगह, नो सर 18 ग्राम मतलब वैल्यू अपन यू में थोड़ी रख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट किसमें गिवन है बेटा, ग्राम पर एमएल में। तो अब इस बात मास भी किसमें होना चाहिए आपका, ग्राम में ही होना चाहिए। तो 18U को किसमें चेंज करना पड़ेगा मुझे, ग्राम में। तो यही मैं चेंज कर देता हूँ, तो 18 तो सेम रहेगा, ग्राम में रखेंगे तो कितना जाएगा, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम अपॉन डेंसिटी तो कितनी है भाई, 1 ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 ही हो जाएगा। नीचे वाला तो कट गया, ऊपर वाला तो सोल्व करना है। तो ग्राम से वो कट जाएगा, तो और आंसर किस में आएगा भाई, ये एमएल में आएगा। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है भाई, 2.99 इंटू -23 ml। क्या बोलते हो,
क्या बोलते हो? इतनी बात समझ में आती है? कितनी? इतनी कर लोगे? तो ध्यान रखना भाई, पूछा क्या है, एक मॉलिक्यूल का तो वॉल्यूम पूछ रहा था, एक मॉलिक्यूल का यहाँ पर मास लेंगे, यूनिट का ध्यान रखना बेटा, 18 यू नहीं रखना आपको, यहाँ पर 18 इसमें रखना है। नेक्स्ट आ जाओ। बस बताओ भाई, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द पेयर कंटेन्स द एग्जैक्ट सेम टोटल काउंट ऑफ एटम्स। कौन जो पेयर आपको दे रखा है उनमें से किस किस में एटम्स का टोटल काउंट सेम है, सेम टोटल काउंट ऑफ एटम। एटम निकाल लो भाई, जैसे इसका निकालना है तो इसमें कितना है भाई, 16 ग्राम O2 है, और 16 ग्राम O2 में कितने एटम्स होंगे वो निकालेंगे, तो पहले मोल निकाल लो, तो 16 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो मोल्स ऑफ O2 कितना भाई, मास कितना है 16 अपॉन मोलर मास कितना होगा बेटा 32, कितना जाएगा 0.5 मोल। ये किसके मोल है भाई, ये O2 के हैं। तो मुझे तो क्या निकालना, एटम्स निकालने ना भाई, O का एटम, तो फिर O2 के मोल्स इतने हैं, तो फिर O के मोल कितने होंगे सर, O के मोल डबल हो जाएंगे सर, तो आधा मोल O2 है तो O का मोल कितना हो जाएगा सर, इंडेक्स ऑफ O 2 इंटू O2 का मोल्स हाफ, तो कितना हो जाएगा 1 मोल। तो O का 1 मोल है तो O के एटम्स कितने हो जाएंगे सर, और 1 मोल मतलब 1 Na। तो यहाँ पर इसका एटम का नंबर कितना आने वाला है, यहाँ पर 1 Na आएगा सर। इस तरह इसका निकाल लो, इसका कितना आएगा, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना 4, H2 का मोलर मास कितना होता है 2, तो 2 मोल आएगा H2 का, तो H के कितने मोल आएंगे, और H2 के 2 मोल हैं तो H के मोल 4, और O2 का आधा मोल था तो O के मोल डबल हो गया O 1, तो H2 के कितने मोल हो गया 2, तो H का मोल 4, तो 4 मोल यहाँ आएंगे, 4 मोल का मतलब 4 Na। तो सर यहाँ तो दोनों बराबर नहीं है, उसने पूछा सेम काउंट किस किस में बराबर होगा, तो ये नहीं, उसी तरीके से बाकी भी आपको सेम अप्रोच के साथ करना है। समझ आई? अब तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो काफी सारे करने हैं अपन को, तो मैं क्या करूँगा, इस पीडीएफ को ग्रुप पर डालूंगा, ग्रुप से पीडीएफ को डाउनलोड करना, उसके क्वेश्चंस एक बार घर पे बनाओ, अगली क्लास में जो जो डाउट्स होंगे उसको अपन लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए।